अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। मेरी तरफ से और सोनो टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको, पूरे अहले वतन को जो वतन में मौजूद हैं, वतन से बाहर मौजूद हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा बड़ी ईद से पहले कुर्बानी की बात करते हैं कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। समझ गए होंगे शेख रशीद साहब, जिनको किसी तारुफ की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सभी सबको ईद मुबारक, सारे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और शेख साहब, हमेशा आप कहते हैं ईद से पहले कि ईद से पहले कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, इस पर क्या हो रहा है? कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तभी ईद कुर्बान होती है जी। और बाकी हालात वाकयात आपके सामने है। 36,000 लोगों के केसेस हैं, 11,000 का ट्रायल शुरू है। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि जेलों के दरवाजे खोलें, गरीब बेगुनाह जो हैं ईद अपने घरों में मनाएं। आपकी आंखों में नमी है, कैमरा कैप्चर कर रहा होगा। शेख साहब, आज आप बहुत ज्यादा आज मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ईद का मौका है, मैंने आपके पहले भी इंटरव्यूज किए हैं, बड़े आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, मैं नहीं सोचता था कि ऐसे ये लोग भी अपना गरीबों के लिए लंगर बंद कर देंगे, तो वो खाएंगे कहाँ से? बहुत सारे लोग शहरों में आ जाते हैं, कई काम के लिए आते हैं, शहरों में काम मिलते हैं, और कई वैसे ही आ जाते हैं घूमने फिरने, मरी जाना है जी, इधर जाना है जी, उधर जाना है। आप लास्ट टाइम मरी कब गए थे? 6-7 दिन 6-7 दिन पहले आप गए थे मरी। ठीक है, तो क्या आपको कुछ चेंज नजर आया वहाँ? पता नहीं, मैं बाजार तो जाता नहीं अपने घर, बस बाजार बाहर में जाता तो फिर फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। आज अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है आपको शेख साहब? ज्यादा आपने जब भी ट्रैवल किया तो किस मुल्क की सैर करके अच्छा लगा, किस जगह की सैर? ट्रैवल किया कोई 21 मुल्क रह गए हैं, 22 मुल्क जहाँ नहीं किया नहीं गया। अफ्रीका के हैं कुछ, और कोई बाकी सारी, यानी 150 से ज्यादा ममालिक में आप जा चुके हैं? 122 में जा चुका हूँ, 22 एक रहते हैं। ठीक, तो सबसे अच्छा आपको कहाँ जाके लगा? डिपेंड करता है ना, कल्चर के लिहाज से अगर बात की जाए, डिपेंड करता है कि ब्राजील अच्छा लगा है, यमन अच्छा लगा है। ये कोई काम नहीं कर, रोज उठ के दुबई चले जाएं आप। लंदन काफी दफा गए हैं, अब दिल भर जाता है बंदे का। लंदन वाले कहते हैं इतना अरसा हो गया है, नहीं वही जाके वही सीए और वही वो और वही। यानी दुबई और लंदन नहीं पसंद आपको? लंदन तो पसंद है, दुबई इतना मुझे पसंद नहीं है, वैसे खामखा आदमी। उसकी क्या वजह है? वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं शेख साहब, को दुबई नहीं पसंद। क्या करे आदमी वहाँ पे, मेरा मतलब है हालात पाकिस्तानियों की, मजदूरों के हर जगह ही खराब हो गए हैं, सारी जगहों पे खराब हो गए। सो वो निकाले भी जा रहे हैं, बहुत सारे डिपोर्ट हो रहे हैं। सो लेकिन अच्छे मुल्क भी हैं, ये भी है, आप नहीं कह सकते। वीनस अच्छी जगह है, बंदे ने घूमना फिरना हो, वीनस जाए। और अगर घूमना ही जिंदगी घूमने फिरने, इटली आपको पसंद है? इटली अच्छी जगह है। ठीक है। और टर्की बड़ी अच्छी जगह है, सूफिया कराम की सरजमीन है, अच्छी जगह है टर्की। टर्की भी अच्छी जगह है। और ठीक, कोनिया भी गए आप? कोनिया नहीं मैं गया, मैं इस तरफ गया हूँ, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। अच्छा शेख साहब, पाकिस्तान में, क्योंकि हम ट्रैवल पे चले गए हैं, फिर आगे चलते हैं, पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? ऑफ कोर्स कराची अच्छी जगह है। कराची में सबसे अच्छा क्या लगा? कराची में समुंदर पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाने, दो दरिया जो है, वहाँ काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। हाँ जी, अच्छा लगता है वहाँ, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है वो। शाम के वक्त वहाँ बैठना अच्छा लगता है, सिगार पीना अच्छा लगता है खाने के बाद, ये खाने के साथ ही। ठीक। और पाकिस्तान के अंदर ये नई इलाका काफी डेवलप कर रहा है, गिलगित सवात, और ये काफी तरक्की कर रहे हैं। लोगों का रुझान मरी की बजाय इस तरफ हो रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, जो ये तरक्की हुई, इसका क्रेडिट आप अगर इंसाफ के साथ देखा जाए तो किसको देते हैं? क्योंकि देखिए, हर किसी ने अपने दौर में कुछ ना कुछ किया,
तो हम ये करते हैं कि जब भी किसी सियासतदान से बात करते हैं तो किसी जिस ने पार्टी कुछ से नहीं मुंसलिक किया। होता है वो सिर्फ उस पार्टी की तारीफ करते हैं, जिसने जो किया होता है उसको उतना क्रेडिट देना क्या चाहिए। किया? अगर आप बता देना, क्रेडिट दे दूंगा। किसी ने क्या किया? मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ ना नहीं, कि मेरे पास तो कुछ, मेरे दामन में तो अंगारे हम तो हैं। तनकीद करते रहते हैं मेरे टीवी पे। दामन में अंगारे हैं, तुम तलबगार हो फूलों की। सो मेरे पास तो कहीं तरक्की की वो सूरत हाल जो अगर आप कहें कि किसी की वजह से हुई है और सहब हैसियत लोग टूर्स करते हैं और उससे वहाँ मजदूरी पैदा होती है, ठीक लोग है। कारोबार में इजाफा करते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है, होटल चलते हैं। सो ये इलाका काफी डेवलप कर रहा है और सस्ता भी है। ठीक है। अच्छा, ये शेख साहब, ये जो चिल्ला काटा था, मैं ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप ज्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब सियासत के बाद अब नहीं करते ज्यादा। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपने रिटायरमेंट मेरा चिल्ला वाकई बड़ा सख्त होता है। मेरे इनसे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, क्यों उठा के 40 दिन के लिए ले गए। लेकिन मुझे कोई तशद्दुद नहीं किया कोई मेरे साथ, सिर्फ एक गार में छोड़ दिया 40 दिन के लिए। वहां मैंने एक सांप भी मारा अंदर उस कमरे में। अच्छा, रात के वक्त। छोटा सांप था बड़ा सांप? छोटा था। अच्छा, छोटा था। और नहीं, जब आपने सांप मारा आप सो रहे थे, जाग रहे थे? आपने जब जाग रहा था, मेरे सामने वो आया बाथरूम के पास से, फिर मैंने उसको मारा और खुद से मारा? आवाज नहीं दी किसी को? किसी को आवाज नहीं। वहाँ कौन, क्या पता है कि कोई सुन रहा है, कोई ऐसा माहौल है कि कोई सन्नाटा तारी है और तो जब खाना वगैरह आपने मांगना होता था, पानी चाहिए, तो क्या सिस्टम क्या होता है ना आमद पास में? ट्रे सेट होके आपकी सेल के अंदर आ जाती है। तो फिर ये मामला वहां तक पहुंचे कैसे? आपने भी खुद कहा ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैसा होगा। पता नहीं, मैंने नहीं सोचा। एग्जैक्टली कितने दिन रहे थे आप? 40 दिन। 40, तभी चिल्ला हो गया ना? हाँ जी, तभी चिल्ला हो गया। उसका नाम भी चिल्ला उन्होंने ही दिया। उन्होंने कहा जी आपका चिल्ला पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद भी मैंने 23 दिन काटे। वो तो वैसे ही जेल में तो चीजें सारी मिल जाती हैं खाने पीने। तो चिल्ले से हासिल क्या हुआ? कुछ भी। मैंने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर मैं आज आपके सामने शर्मिंदा हूँ। तो अब सियासत से आपने रिटायरमेंट ले ली, तो रिटायर्ड कब रिटायर लिया है? अभी आप कब? सिर्फ इंटरव्यू नहीं दे रहा, कोई टीवी में वो सूरत हाल नहीं रही है। सारे चैनलों के लाइसेंस मैंने जारी किए। जी जी, सारे लाइसेंस मैंने जारी किए। ठीक है। और आप मेरी बेटियों की जगह है। आपने हमेशा मुझे बेटी कह के रिगार्ड दी और मैं बड़ा, मेरे लिए ऑनर की बात है। जी जी, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ अब। जी जी, आप मेरी बेटी की तरह। आपने कहा ईद शो करना, तो पहला ईद शो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सियासत में जिस तरह आपका एक किरदार हमेशा रहा और आपने बहुत छोटी उम्र से, टीन एज से स्टार्ट कर लिया। मैंने बल्कि आपकी वो किताब भी पढ़ी थी जो मुझे आपने लास्ट टाइम दी थी, उसमें अपने अपना सारा वो बताया। बल्कि मुझे वो बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि वो बात लंबी चली जाएगी कि आप खाना खाने चले गए थे और दूसरी पार्टी की आप लालटेन लेके फिरते होते थे साइकिल पे। वो आपसे पूछा गया कि भाई आप बच्चा था ना, साइकिल चलाता था। मैं मादरे मिल्लत का स्टेज सेक्रेटरी था। जी जी। और मैं बचपन में ही मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। और आप खाना खाने वहां चले गए, फिर आपने किताब में लिखा। वो मैं साइकिल चलाता चलाता कैंपेन करता था, भूख था, मैं अंदाजा नहीं कर सका। और एग्जैक्टली अपनी उम्र भी बताए ना तब क्या थी? 7वीं 8वीं। जी जी, आपने यही लिखा हुआ था। 13 साल या शायद 12 साल। जी जी, ठीक। 2 साल और लगा लो, चले 14 साल कर लेते। तो देग में से वो चावल बांट रहा था, तो मैंने भी अपना हिस्सा लिया। तो उसने आगे मुझे मारा भी। उसने कहा माल हमारा खाता है और कैंपेन मादरे मिल्लत की करता है। तो ऐसा होता रहता है जिंदगी में। कोई जिंदगी में भी बाज ऐसी बातें हो जाती है कि लियाकत बाग के जलसे में शेख अब्दुल्ला का जलसा और मादरे मिल्लत का जलसा, 2 जलसों का मैं स्टेज सेक्रेटरी था। बच्चा था, लेकिन मेरी आवाज़ में उस वक्त बड़ी गरज थी। आज जैसी थकी हुई और मेरे फरसुदा किस्म की जुबान नहीं थी, बड़ा जोश लेकिन था। आप भी आप बड़ा एनर्जेटिक बोल लेते हैं। अगर बोलने पे आऊं तो, अगर डिपेंड करता है, आमद हो कोई मैं तैयारी करके नहीं जाता। अगर मौके की मुनासबत से अल्लाह ताला आमद दे दे तो बाज दफा ऐसी बातें। अब आपने कहा कि भी आपने इतने दिनों से कुछ नहीं किया। मैंने कहा मेरा ये सवाल था, रोजा रखने का एक वक्त होता है, रोजा खोलना कब है, रखना कब। क्या करूंगा मैं? ठीक, आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, राइट,
और मैंने आपको ईद की सूरत हाल बताई है। मैंने एक ही सियासी बात की है कि मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ दें। घरेलू हालात लोगों के ख़राब हैं। और माँ का रिश्ता जो होता है ना जी, क्योंकि मैंने अपनी माँ से प्यार किया है। मैंने अपनी माँ के साथ, मेरे बाद जो बहन भाई हुए उनको सोने ही नहीं देता था। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने मुझे लास्ट टाइम इंटरव्यू में बताया था कि आपकी माँ आपके लिए स्पेशल खाना रखती होती थी आपकी मर्जी से। वो एक बोटी है जो अच्छी बोटी होती थी मेरे लिए रखती थी। आप इतने लाडले थे। मैं इतना लाडला था, सुबह उठता था उसके साथ नाश्ता बनाता था। और जब आप सियासत में गए थे तो आपकी वालदा चाहती थी कि आप सियासत में जाएं? मेरा वालिद तो बिल्कुल नहीं चाहता था। और इतनी छोटी उम्र में फिर आप गए कैसे? मैं इसी लाल हवेली के बाहर खोखा लगाया करता था। मैं अपने घर पे बोझ भी नहीं बनना चाहता था। ये बुदोबाई जो लाल हवेली की मालिक थी, वो मुझे ऐसे ही प्यार करती थी जैसे बेटों की सेल्फ तरह। मेड सियासतदान कह सकते हैं ना कैसे का? तो मैं वहाँ किताबें बेचा करता था। और फिर मैं काउंसलर बन गया। और फिर मैं मेयर एक वोट से हारा, दूसरी दफ़ा भी एक वोट से हारा, क्योंकि मेरे हालात उस वक्त ख़राब थे। इतने उस वक्त हालात असरअंदाज नहीं होते थे जितने अब हालात असरअंदाज होते हैं। अब हालात बहुत असरअंदाज होते हैं। उस वक्त सईद मेहदी साहब कमिश्नर थे मेरे, उन्होंने हारे भी। उसने कहा शेख रशीद मुझे दुख बहुत हुआ है कि तू हार गया और हारने में हमारा भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। सईद मेहदी साहब सीडीए के चेयरमैन के वालिद जो हैं। और तो लेकिन बाद में मैंने बन गया। अच्छा और मैं 16 दफ़ा वजीर भी बना पाकिस्तान। माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा किस वजारत को एंजॉय किया? उस वक्त जो है ना, इंफॉर्मेशन के साथ स्पोर्ट्स, कल्चर, यूथ और ये गाना बजाना भी होता था। और आपको बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर याद भी रखा जाता है। जब शुरू में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ 4 मिनिस्ट्रियाँ और होती थी, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर भी, यूथ। सो कल्चर में बड़ी जान होती है। कल्चर की मिनिस्ट्री में बड़े टूर्स होते हैं फॉरेन के। इसीलिए आपने इतने मुल्कों की सैर कर ली है ना, 122 ममालिक आपने बताया। शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुश आमदीद शेख रशीद साहब से मजे मजे की बातें हो रही हैं, बड़ी ईद की बड़ी बातें। अच्छा शेख साहब, कोई वजारत ऐसी तो बहुत बोरिंग लगी और आपने सोचा दोबारा नहीं जाना इसमें? इंडस्ट्री क्यों? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था नहीं, वैसे ही मुझे बना दिया। इंडस्ट्री वो चलाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जिसको समझो। वैसे मैं सिल्क का एक्सपर्ट हूँ दुनिया है पाकिस्तान में। मुझसे ज़्यादा सिल्क को कोई नहीं समझता। मैंने शिमबाशी डाइची से पढ़ा। और मैं बचपन में फेरी भी लगाता था, कालीन बेचता था न्यूयॉर्क की सड़कों पे, कंधे पे रख के। क्या बात है। सो कारपेट्स मैंने, जब सज़ा हो गया 1 साल बारीकपुर जेल में मनीटर लग गया। जनरल शफकात के वालिद जेल सुप्रिटेंडेंट थे, लेफ्टिनेंट जनरल शफकात के। तो वहाँ मैंने कालीन सीखा। फिर मैंने कालीन का कारोबार किया। लेकिन रेशम में मैं टॉप एक्सपोर्टर था। फिर एक यहूदी मुझे मिला, मिस्टर ब्रूक। उसने मुझे कहा कि ना तूने शादी की, ना तेरी आगे औलाद है, ना तेरा को आगे पीछे है, तो फैसला कर, या बिजनेस कर तो या सियासत कर। उसने मुझे बेल्जियम बुलाया, खाना दिया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं सियासत करूँगा। उसके कहने पर? एक बंदे के, मिस्टर ब्रूक के कहने पर। ठीक है, और आपने उनके कहने पे सियासत में कदम रखा। ठीक है, और फिर ये आपको सही फैसला ही लगा, आपने बड़ा एंजॉय किया अपनी सियासी करियर को? मेरा मतलब है दुनिया में कोई 17 दफ़ा वजीर नहीं बना, मैं 16 दफ़ा बना। एक दिन सिर्फ 3 दिन रहा, वो लगा 3 दिन 7 दिन। आपके अलावा कोई 3 लोग आपको ऐसे याद हो जल्दी से फिंगर टिप्स पे जो आपकी तरह 16-17 बार वजीर बने? एक भी नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे याद हैं वो आज आपको कौम के सामने पहली दफ़ा डिस्क्लोज करना पड़ना चाहिए। राजा ज़फ़रुल हक की मैं एहतराम करता हूँ कि एटमी धमाकों के लिए उन्होंने मेरा साथ दिया। 4 आदमियों ने एटमी धमाकों की हिमायत की, राजा ज़फ़रुल हक, गोहर अयूब, शेख रशीद और अकरम ज़की साहब। बाकी सारी कैबिनेट मुखालिफ थी। नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फैसला करना था। वो मुझे ले गए जर्नैलों की कोर मीटिंग में, और मैंने उनको कहा कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है, टेस्ट करके ये मौका ज़ाया ना करना। और यही बात मैंने समझौता एक्सप्रेस में जब आग लगी थी उस वक्त की थी। और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल किया है। जब GF-17 बन रहे थे तो 2-3 दफ़ा मैंने विज़िट किया मुशर्रफ के साथ।
J10 में तो मैं नहीं था, J17 में था, और अब तो J35 में जा रहे हैं। चाइनीज़ 5वें 6वें दौर के उसमें बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट जनरेशन। लेटेस्ट। तो कैसा लगा फिर शेख साहब, हमने फिर इनको इनका जवाब जो पत्थर से दिया, हमने हाँ, राफेल गिरा दिए इनके। अभी मस्ती करेगा वो। मस्ती कौन, नरेंद्र मोदी? इंडिया मोदी करेगा। ये नहीं हो सकता महीने में करे, 1.5 महीने में करे, करेगा जरूर। क्योंकि बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा ना नरेंद्र मोदी को। बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, वो बिहार नहीं लूज करना चाहेगा, तो इसलिए वो मस्ती करेगा। लेकिन शेख साहब, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अब वही बात कि आप लकीर के फकीर बन जाएं, एक ही चूरन एक ही मंजन बार बार बेचते चले जाएं, एक ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट बार बार पढ़ते चले जाएं, कि जब भी वहाँ इलेक्शन होगा तो कश्मीर पे सख्ती बढ़ जाएगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इलेक्शन की और इलेक्शन की और स्ट्रेटजी होती है। एक मैं शेर सुनाऊं आपको प्लीज। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया, जी में था ए हश्र अब न उनसे बोलेंगे कभी, वाह। बेवफा सामने आया तो प्यार आ ही गया। वाह। अब आप बताएं किसको जहन में रखते हुए आपने ये शेर पढ़ा? वैसे ही आपने अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि एक शेर पढ़ा जाए, तो जी जी मुझे आ गया एकदम। मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन देखिए जब भी हम कोई गाना, किसी के लिरिक्स सुनते हैं, गाने के कुछ शेर पढ़ते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, नहीं? गाने शाने सुनते रहे। जब उम्र, मैंने हर काम उम्र के लिहाज से किया है। अब आप क्या कवालियां सुनते हैं? मैं कवालियाँ भी नहीं सुनता और कोई चीज़ नहीं देखता। फिर पूरा वक्त कैसे गुजरता है? पूरा वक्त 3 बजे तक मैं लोगों के बैठता हूँ लाल हवेली में। ठीक है, दोपहर 3 बजे तक? दोपहर 3 बजे तक। तो दोपहर 3 बजे आता हूँ, 3:30 पौने 4 यहाँ पहुँच जाता हूँ। एक आधा घंटा आराम करता हूँ, फिर एक दो दोस्त हैं उनसे गप्पे शप्पे मारता हूँ, सिगार पीता हूँ। सुबह से सिगार पीता हूँ, बस एक ही शौक है। सिगार की आदत कब पड़ी थी? बिल्कुल सिगार की आदत कब पड़ी यार? किसी ने जिंदगी में पहली दफा ये सवाल किया है, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा। मैं यूनाइटेड नेशन में, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कभी आपसे किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा कि सिगार कब शुरू किया तूने। आज तक 60 सालों में किसी ने नहीं पूछा। यानी डॉक्टर फिजा ने पहली बार पूछा? पहली दफा पूछा, किसी ने नहीं पूछा। चले फिर बताइए। कि मैं यूनाइटेड नेशन में गया, मैं मेंबर था, तो मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मेरी ख्वाहिश थी। एक, मैं काबा की छत में नमाज़ पढ़ूं, क्योंकि मैंने उलमा से सुना था जो काबा की छत पे नमाज़ पढ़ ले दोज़ख की आग उस पे हराम है। दूसरा, मेरा भी शौक़ था कि मैं भी अक़वाम मुत्तहिदा में एड्रेस करूं। जब सारे उस वक्त सारे सरबराह बैठते थे, अब तो नहीं बैठते। तो मुझे इन्होंने बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिख कर दे दी एम्बेसी वालों ने। वो कह रहे आप नहीं, एक नाम भूल गया, माफ़ कर देना। उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे स्टेट, याकूब, जनरल याकूब के साथ, उसने कहा शेख रशीद नहीं तकरीर करेगा। मैंने कहा मैं अभी छोड़ के चला जाऊंगा वापस पाकिस्तान, मैं क्यों नहीं तकरीर करूंगा? मेरा ख्वाहिश है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा को एड्रेस और क्यों मना किया गया था? है जी, तकरीर क्यों नहीं करेंगे? मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। फिर आपने की? क्या जी, मैंने डंडा उनके सर पे मार के की। उसी अंग्रेजी में जो लिख के दी थी? जो लिख कर दी थी उसको फिर मैंने चेंज करवाया। वहाँ 600 वेस्ट ब्रॉडवे में पाकिस्तान हाउस बना होता था। ठीक है। तो वो मुश्किल अंग्रेजी को ठीक कर देते थे। ठीक है, आपने जरा सिंपल वर्डिंग की। जब मैं गया तो मेरा नाम पुकारा जा रहा था। मैंने आज आके एड्रेस किया अक़वाम मुत्तहिदा। आप रिकॉल कर सकते हैं सारा वो पूरे मोमेंट्स? सारे मोमेंट को मैं रिकॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कज़ाफ़ी और सद्दाम और अहमदी निजात के साथ ज़ाती तल्लुकात थे। ठीक है। ओके, जब मैंने ड्रेस किया तो वो ड्रेस ठीक हो गया। नीचे उतरा, मैं गया एम्बेसी, मैंने कहा अपने पैसे वापस लो, मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने फ़ोटो खिंचवानी थी एक, तो साहबजादा याकूब साहब ने मेरे होटल में एक सिगार का डब्बा भेजा। उसने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि तुम इतने सरबराह बैठे हुए हैं और तुमने तकरीर की और ठीक तकरीर की। वो नहीं थी जो हमने लिख कर दी, लेकिन ठीक तकरीर की, इसलिए मैं तुझे सिगार का डब्बा देता हूँ। उस दिन से मैंने सिगार शुरू कर दी। और उन्होंने ही एतराज़ किया था कि आप तकरीर नहीं करेंगे? हाँ जी, उन्होंने। और फिर उन्होंने आपकी तारीफ की सिगार के और डिब्बे के साथ? मेरे होटल में सिगार का डिब्बा भेजा। उस दिन के बाद मैंने सिगरेट नहीं, पहले भी नहीं पीता था, फिर मैंने सिगार शुरू की। उनका आप पे शक करना तो फिर आपको सिगार की आदत डाल गया। ठीक है जी, चलिए, ये होता है कॉन्फिडेंस। आपकी उस टाइम एग्जैक्टली उम्र क्या थी, याद है आपको? 86-85 की बात कर रहा हूँ।
80s की बात करूँ। हमारी पैदाइश से पहले की बात है। 80s चले, की बात। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से क्या गिले, क्या नाराजगियां थी? कोई गिला नाराजगी नहीं थी, बस एक बंदे से तल्लक हो गया दूसरी तरफ, और एक ही बंदे से तल्लक रखा और उसकी पार्टी से नहीं रखा, अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग रखी और उससे तल्लक रखा। तल्लक नहीं, 40 दिन चिल्ला काट लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं की, और उसी से मिलता हूँ। तो आगे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं उनका? इस मुल्क में तो किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इक़्तिदार ही अगर मुस्तकबिल है तो ये तो कई दफ़ा इक़्तिदार में आ चुके हैं। शेख साहब इतनी मायूसी, मायूसी शेख रशीद नहीं। साहब इतने मायूस कैसे हो सकते? सारा पाकिस्तान मायूस है, मैं क्यों मायूस हूँ? मैं तो, मेरा तो देखो आगे पीछे कोई नहीं कि जो जिसकी मुझे फ़िक्र हो कि इसने यूनिवर्सिटी में जाना है, इसने LLM करना है, इसने लॉ करना है, इसने बैरिस्टर करना है। मैंने तो मरना है बस। सो मैं अपनी खूबसूरत मौत का इंतज़ार कर सकता हूँ। जब भी कोई तरक्की करके नीचे से ऊपर आता है तो हर कोई उसको एक ही नज़र से क्यों देखता है कि उसने करप्शन की, कोई शॉर्टकट इख्तियार किया? आई होप कि आपको मेरा सवाल बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन लोग कहानियां बना लेते हैं। शेख साहब, मेरा दादा रेशम का काम करता था, मेरा बाप करता था, मेरा एक भाई करता है अभी। तो फिर मैंने इसको मॉडर्न तरीके पे, मेरे उनको पास इल्म नहीं था, मैंने इल्म के ज़रिए पाकिस्तान में जैपनीज सिल्कों की परवरिश की, और 37,000 लोग मेरे पास रेशम के कीड़े पालते थे। सो मैं 40,000 कीड़ों के पैकेट मंगवाता था, वही रेशम बना के मैं जापान आपने मेहनत की बहुत ज्यादा। मेहनत, मैं सोता ज़्यादा नहीं हूँ, और आपका एक बयान है ना, आपने कहा कि कब्र में भी तो जाके सोना ही है ना। मैं ये सब लोगों से नफरत करता हूँ। लोग सारी रात सोते हैं। अभी मैं गया हुआ था कहीं वक्त, तो मैं 8 बजे सो जाता हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं सुबह फजर की नमाज पे उठता हूँ, ये तो बड़ी एक अच्छी नमाज रूटीन है शेख पढ़ता हूँ। साहब। 4 जल्दी टाइम से नमाजें सो- और भी पढ़नी चाहिए मुझे। आप सिर्फ लेकिन फजर पढ़ते हैं? मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ और तलावत भी करता हूँ सुबह, अच्छा। और रोज़ तलावत करता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे 5 पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ऐसी अब कंपनी की मशहूरी के लिए कह दूँ मैं नमाजी आदमी हूँ। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत, प्लानिंग के साथ, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये प्लान किया कि काबे की छत आगे खुले। काबे में तो ऐसा भी था कि मैं इंचार्ज था इस वॉर का, इराक और कुवैत की। जी। एक दिन काबे के अंदर रख के ही मुझे वो भूल गए, काबे के दरवाज़ा ही ना खोलें। फिर मैंने ज़ोर के वक्त बहुत ज़ोर से चीखा कि दरवाज़ा खोलो। लेकिन ये मेरा ज़िंदगी का एक जो मिशन था, एक तो सियासी मिशन था कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा को एड्रेस करूं जब 100-150 सरबराह बैठे, उस वक्त सारे सरबराह जाया करते थे। और दूसरा मेरा ज़िंदगी का मिशन था कि अल्लाह मैं काबे की छत पे नमाज पढ़ लूँ मरने से पहले। और दोनों दुआएं आपकी कबूल हो गई? दोनों, 4 आदमियों ने पाकिस्तान में काबे की छत पे नमाज पढ़ी है, जिसमें मैं एक शामिल हूँ। फिर तो बड़े लकी। और काबे का दरवाज़ा जब खुलने लगा, जिस प्लानिंग के तहत मैंने चाबी मंगवाई, जब दरवाज़ा खुलने का वक्त आया, ये काबे के अंदर से दरवाज़ा जाता है छत पे, तो उन्होंने कहा कि 4 बंदों से ज़्यादा कि 6 बंदों से ज़्यादा, मैं भूल गया, जी 4 या 6, कि ये सीढ़ी जो है 1500-1400 साल पुरानी है, 4 बंदों से ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। मैंने कहा इतने जर्नैल हैं, मुझे तो वैसे ही पीछे कर देंगे। लेकिन मुशर्रफ ने कहा शेखू यू फर्स्ट, वो मुझे शेखू कहता था। मुशर्रफ साहब को शेखू कह के बुलाते? हाँ, मुशर्रफ ने ही मेरा नाम शेखू रखा था, तो वो मुझे कहता था शेखू यू फर्स्ट। सो वो जो 4 बंदे चढ़े उसमें पहला बंदा मैं था। और दोनों जिंदगी की, और मेरी फिर तो बड़े खुश नसीब है शेख हाँ साहब। जी, कोई ख्वाहिश मेरी जिंदगी की खुदा ने ऐसी नहीं की जो मुकम्मल ना की। आपने मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, कोई अच्छी बात उनके बारे में अगर आप करना चाहें? मैं रात को रोज उनके साथ खाना खाता था और सिगार पीता था। और एक बात अच्छी है, वो दुनिया में नहीं है, वो नहीं कर सकता। अच्छी बात एक की जा बात सकती मैं है करना ना? चाहता हूँ अच्छी कि बात तो- इस कौम ने डॉक्टर कदीर के साथ वो सलूक नहीं किया। वो मेरे भाई थे, जो सलूक, जो मकाम उनको मिलना चाहिए था, वो मकाम उनको नहीं दिया गया। और मैंने कब्र उनकी यहाँ बना रहा था, लेकिन उनकी बेटी है, उसने कहा हमने नहीं यहाँ बनानी, वहाँ बनाए जहाँ वो कह के गए। सिर्फ मुझे इस बात का दुख है कि हम
वफाशार लोग बाज़ जगह कह रहा हूँ, कल ये ना इस इंटरव्यू से तूफान खड़ा हो। जो उसका मुकाम था, क्योंकि मेरा और उसका कमरा साथ साथ था, और उसकी वर्डिक्ट, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको मैं देखता था। जितना मुकाम हमें डॉक्टर के 4 आदमियों ने एटॉमिक बम की हमायत की, जिसमें टॉप राजा जफरुल्लाह के, और चौथे नंबर पे मैं हूँ। बाकी सब ऐसे ही कंपनी की मशहूरी है, मैं कौन और तू कौन। और बाकी मुशर्रफ के साथ मैं तकरीबन हर रात को, लोगों को पसंद नहीं था, लोग मुझ पे शक करते थे कि मैं काम ख़राब करता हूँ, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी हर शाम उनके साथ उनके घर खाना खाता था। वो रात को बाहर निकल आते थे। काम खराब क्या, कि मतलब उनके कान भरते थे, जैसा लोगों को लगता है कि किसी की बात। यही होता है ना, ओह, इस मुल्क में यही होता तो है। सबसे ज्यादा आप पे शक कौन करता था? इस मुल्क में बड़ा आदमी करता था, बड़ा आदमी करता था, सियासी नहीं था वो। मेरा मतलब है, चले जो भी थे, बाद में शक दूर हुआ कि आप ऐसे नहीं करते थे? नहीं दूर हुआ। अच्छा, नहीं दूर हुआ? नहीं दूर हुआ, क्योंकि हम खाना खाते थे, फिर सिगार पीते थे। भाभी सबा जो है, उनको सिगार पीने से रोकती थी, तो फिर मैं चोरी से उनको सिगार पिलाता था। तो जितने भी ब्लैक चर्चिल के सिगार आते थे उनके, वो मैं पीता था। वाह। और आप ये सुनकर हैरान होंगी कि इस वक्त कोई सुन रहा हो तो वो परेशान हो जाएगा कि शेख रशीद जैसा आदमी जो कि थड़ा लगाता था, वो ब्लैक चर्चिल के सिगार पीता रहा इतने साल। सो मैंने सारी जिंदगी उस वक्त ब्लैक, अब तो नहीं अफोर्ड हो सकते। अगर हम उसकी कीमत पूछना चाहें तो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं ना सिगरेट सिगार कुछ नहीं पीती, लेकिन क्या अब आप कीमत क्या होगी समझ लें कि जितने भी पाकिस्तानी रुपीस में बता दें, देखने वाले सबको नहीं पता होता ना पूरी इन्फॉर्मेशन। ₹1,00,000 का डब्बा होगा, और उसमें कितने सिगार होते हैं? 25 सिगार, और ₹1,00,000 में। कई सिगार 7-8 हज़ार रुपए के होंगे। ब्लैक चर्चिल तो मिलता ही नहीं होगा। मुशर्रफ को वो भेजते थे वहाँ से, क्यूबा से डायरेक्टली, तो वो फिर मेरे लिए वो अलहदा कर देता था अपनी फैमिली से डर के भाई। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम रैपिड फायर करेंगे। अच्छा, रैपिड फायर में अक्सर होता है कि जो गेस्ट होते हैं वो उसको बहुत लंबा कर देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रैपिडली, जल्दी शॉर्ट हम जवाब देते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंटरव्यू को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सिगार के हवाले से, और शेख साहब ने बताया कि जो सिगार शेख साहब पीते हैं उसकी जो कीमत है, पीते थे। अच्छा, आप नहीं पीते वो सिगार? अब मैं वो नहीं पीता, अब मैं सस्ता सिगार। आपने कहा कि मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। शेख साहब, आपकी आमदनी कैसे कम होगी? आपकी भी कम हो गई। मेरी आमदनी मेरे लिए तो बहुत है, लेकिन तो फिर आपने वो सिगार पे याशी कॉम्प्रोमाइज किया? होगी वो ब्लैक चर्चिल पीना इस वक्त। देखिए ना, सिगारों की भी क्लासें हैं। पाकिस्तान में रोम के स्टेशन के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, चेन स्मोकर है सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन, उसके बाद एक और हैं कोई सिंध के, फिर शेख मुशर्रफ, फिर शेख रशीद। जो पहले 5 नाम हैं उनमें मेरा नाम वहाँ पे टाइप है कि ये सिगार पीने के शौकीन। हम सुबह सिगार से शुरू करते हैं, नमाज के बाद, तिलावत के बाद सिगार पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। चलिए, अब फिर हम रैपिड फायर यहीं से शुरू करते हैं कि अगर आपने एक चीज छोड़नी हो तो क्या छोड़ सकते हैं, सिगार या सियासत? दोनों को साथ रख सकता हूँ अभी तो। लेकिन अगर एक छोड़नी पड़े तो? सिगार छोड़ सकता हूँ। सियासत नहीं छोड़ सकते, सिगार छोड़ सकते हैं। सिगार छोड़ सकता हूँ। जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, 3 नाम ऐसे जो सियासत में जिनसे आप बड़े मुतासिर हो, पहले 3 नाम कौन से आपके जहन में आते हैं? मैं जिन लोगों से मुतासर हुआ, शोरश काश्मीरी मेरे उस्ताद थे, उनसे मुतासर हुआ। एक और साहब थे, उस वक्त नाम नहीं आ रहा मेरे जहन, गुजरात से ही थे रेल, और वो मेरे साथ शाहपुर जेल में थे। 1 साल उन्होंने मेरे साथ कैद काटी। चौधरी ज़हुरलाई से मेरी बड़ी अच्छी, बाकी इन सब से, बाचा खान से लेके और शेखुल कुरान तक, सब लोगों तक मेरी। अगर 3 नाम आपने टॉप देने हैं तो शोरश काश्मीरी को मैं नंबर 1 देता हूँ। वो मरा भी मेरी मौजूदगी में भी वो मरे, मैंने उनकी घर जाके इतला दी। और चौधरी ज़हुरलाई थे, ज़हुरलाई साहब से मैंने सियासत की। और दुनिया मुशर्रफ के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं उसको बुरा आदमी नहीं समझता।
सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, अब वो इस दुनिया में नहीं। अच्छा सर, 3 नाम ऐसे जो कि सियासतदानों के बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे ना चलते हुए मायूस किया। सभी ने, सारे पाकिस्तान के बच्चों ने, बच्चों में सलाहियतें ही नहीं थी। बच्चों में कोई बच्चा, किसी सियासतदान के पास ऐसा नहीं था जिसको खुदा ने वो सलाहियतें दी हों कि जो सियासतदान के अंदर होनी ज़रूरी हैं, जिसको आमद होती हो, जो मौके की मुनासिबत। सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं, बेनज़ीर तो बहुत बड़ी लीडर थी। देखिए, लीडर होना एक अलग बात है, आपने जो मुझसे पूछा मैंने बता दिया। ठीक है, चलें आपकी एक राय, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा सियासतदान जो यंगस्टर्स में आपको लगता हो, कोई एक नाम आपके ज़हन में फौरन आए? कोई भी, सारे पाकिस्तान में यंगस्टर बड़े तेज़ हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, लेकिन यंगस्टर बड़े एक्टिव हैं अब पाकिस्तान में। हमारे वक्त में स्टूडेंट यूनियन होती थी, हम इलेक्शन लड़ते थे, हमारा स्टूडेंट की लाइफ में ही निखार हो जाता था कि ये बड़ा होके ये काउंसलर बनेगा, ये एमपीए का इलेक्शन लड़ेगा, ये एमएनए लड़ेगा। जितने लोग थे वो स्कूलों कॉलेजों में ही फाइनल हो गए थे, वहाँ की यूनियन के इंतखाबात में ही फाइनल हो गए थे। जो नए लोग कई बने हैं उनको तो जानता भी नहीं। एक आदमी से मैंने कहा कि आप कोई इंटेलिजेंस के आदमी हैं, उसने कहा सर जी मैं एमएनए मैं एमएनए हूँ। मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं आपको जानता नहीं। ये कराची के एयरपोर्ट पे हुआ अभी, ठीक, मुझे पता ही नहीं था कि वो एमएनए है। ऐसे एमएनए भी हैं, मैं उसको समझा कि मेरे साथ लगा हुआ है इंटेलिजेंस के लिए उस वक्त का। तो उसने कहा फ़ोटो खिंचानी थी, मैंने कहा खिंचवा लें, लेकिन आप इंटेलिजेंस में? उसने कहा नहीं, मैं एमएनए हूँ इस वक्त। किस पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा जो अपना एक इमेज है वो मेंटेन रखा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ग्राफ डाउन किया? देखिए जी, ऑफ कोर्स इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ का नाम है और उन्होंने अवाम की अक्सरियत उसके साथ है। कोई ऐसी 2 शख्सियत जिनका नाम आपके जहन में आता हो जिनकी वजह से इमरान खान साहब इन हालात में हैं, उनकी पार्टी से जिनका ताल्लुक था? ये ऐसी इसका मैं जवाब नहीं देना ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो सर, मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस बतौर वजीर आला पंजाब कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल है सवाल को बाईपास कर दें, कोई जरूरत नहीं। आप नंबर देना ही नहीं चाह रहे? कोई नंबर नहीं। जरदारी साहब ने बयान दिया है कि जी अगले जो वजीर आजम है बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते हैं। ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई ख्वाब देख सकता है, लेकिन बिलावल आपको कॉम्पिटेंट नहीं लगता? देखें, अब तो जो बनेगा, कोई बनेगा वो कहीं और से बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि ये जरदारी का बेटा है। उसको बनाने के लिए या वो बयान करने के लिए कोई प्लान कर लेता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है जी। और आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये आपने जो डिस्कशन की कि जो बनेगा वो कहीं और से बनेगा, तो ये सवाल मैं अक्सर सियासी जमातों से, तमाम सियासी जमातों से पूछती हूँ कि जो भी आता है इलेक्शन में जीत कर, हारने वाला हमेशा कहता है कि धांधली के जरिए आया, ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है, ये फलां गेट से होकर आया, और कभी भी हारने वाले ने देखें पाकिस्तान की सियासत तो सर में फिर सभी पे शक किया जाए? देखें, शक करने की तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में लोगों की राय बड़ी वाज़ेह थी, कोई माने या ना माने। शेख रशीद साहब उम्र के आखिरी हिस्से में, जैसा कि आपने कहा कि जब आप 70 क्रॉस करते तो आपकी आखिरी जो कुछ साल होते हैं, अल्लाह आपको 100 साल की ज़िंदगी दे, कोई किताब लिखने का इरादा रखते हैं? एक किताब ये 2 करोड़ की मैंने बेची है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके लाल वैली से लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक। ठीक है। अब मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफर है, लेकिन मैं उसकी एक शर्त है कि मेरे मरने के बाद छापी जाए। तो किताब का उन्वान क्या होगा? चिल्ला तो नहीं है जी? किताब का उन्वान क्या होगा? जो नाम हो, सब अच्छा मैंने सोचा हुआ है, कुछ होगा, लेकिन वो किताब मेरी मौत के बाद छपेगी। 10 करोड़ रुपए की मुझे ऑफर है। 2 करोड़ रुपया मैंने लिया है एक टीवी चैनल से ही, उस किताब, अपनी किताब का, वो मार्केट में है कि लाल वैली से लेके अक़वाम मुत्तहिदा। तो ये जो किताब आप कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में नहीं छापना चाहते, तो बड़ी खबर दे रहे, तो ये जो किताब है क्या फिर मैं सच लिख के मरना चाहता हूँ। तो यह चिल्ले के बारे में होगा, किसके बारे में होगा? क्या मामूली चीज है, 40 दिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, मेरे साथ तशद्दुद नहीं किया। शेख साहब जाते जाते अपनी आवाज में कुछ सुनाना चाहें आप? नहीं जी, छोड़ो, आवाज इतनी अच्छी नहीं, इतनी अच्छी होती तो गाना जो पसंद उसके बोल सुना दें आप। हाँ,
जे मैं वेखां ते ओ वेखे नहीं, जे ना वेखां ते ओ वेखे। भला एडी किस्मत किथों लियावां जे मेरे वेखण विचों वेखे। वाह। सड़ गए भाग तती दे ते ठुकी लेखां दे विच मेखे। सड़ गए भाग तती दे ते ठुकी लेखां दे विच मेखे। गुलाम फरीदा दर सजना दे मरिए, चाहे वेखे या ना वेखे। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।